जिसके ऊपर अपने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं और उस पर बेस अपने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। नाउ उसी में अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। आज का जो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई इज गिवन बाय fxy equals to kxy e raised to the power minus x square plus y square. For x and y greater than 0, find the value of k and prove that both the variables x and y are independent. Now इसे सॉल्व करने से पहले सबसे फर्स्ट हमें वैल्यू निकालनी k की। तो गिवन क्या है? गिवन है fxy is joint probability density function. Then fxy should be greater than equals to 0 for each value of x and y greater than 0. Now fxy की वैल्यू दे रखी है kxy e raised to minus x square plus y square. k आपका कांस्टेंट है और xy greater than 0 है, तो जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और xy भी पॉजिटिव है, तो जो कंबाइंड फंक्शन है fxy आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर x एंड y ग्रेटर देन 0। नाउ सेकंड जो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम है वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहां पर भी टोटल प्रोबेबिलिटी यानी डबल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट fxy dx dy इक्वल्स टू 1 आएगा। नाउ वैल्यू पुट कर दो। fxy की वैल्यू है kxy e raised to the power minus x square plus y square dx dy equals to 1। नाउ x की लिमिट है आपकी ग्रेटर देन 0, तो लिमिट हो जाएगी x की 0 टू इनफाइनाइट, और y भी आपका है ग्रेटर देन 0, तो y के लिए भी लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट। नाउ यहाँ डबल इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है और x और y दोनों एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट, तो किसी भी सीक्वेंस में आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में करो या y के रेस्पेक्ट में, वहां पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ x y एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। वो कैसे पता चल रहा है? लिमिट को देख के। लिमिट x की लिमिट में y प्रेजेंट नहीं है और y की लिमिट में x प्रेजेंट नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हम फर्स्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में जितनी भी टर्म्स है उसे बाहर ले लेते हैं। k आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, वो दोनों इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। x e raised to minus x square यहां से सेपरेट कर दिया। नाउ रिमेनिंग आपका बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट y e raised to minus y square dy dx equals to 1। नाउ इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें y स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा t से, तो रिप्लेस y स्क्वायर बाय t, देन y equals to root t, or we can say 2y dy equals to dt। तो वैल्यूज पुट कर दो। k इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट x e raised to minus x square by 2। नाउ लिमिट पुट कर दी। x 0 है, y 0 है, तो t भी आपका 0 रहेगा और y इनफाइनाइट है, t की लिमिट भी आपकी इनफाइनाइट ही रहेगी। e raised to minus y square e raised to minus t और y dy की वैल्यू हो जाएगी dt by 2 dx equals to 1। k इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट x e raised to minus x square by 2 e raised to minus t का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा e raised to minus t अपॉन माइनस 1 by 2 आपका ऑलरेडी है ये साथ में into 1 by 2। लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज 0 टू इनफाइनाइट। नाउ लिमिट पुट करो। k इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट x e raised to minus x square by 2 माइनस ऑफ अपर लिमिट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट e raised to minus इनफाइनाइट आपका था 0 माइनस लोअर लिमिट t raised to 0 e raised to 0 आपका हो जाएगा 1। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट y e raised to minus y dy की वैल्यू क्या आ गई है 1/2। किसके इक्वल आ गई 1/2। नाउ सेम इंटीग्रेशन आपका x e raised to minus x square by 2 है, y के प्लेस में x यूज हो रहा है, बाकी दोनों इंटीग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी 1/2 होगी, क्योंकि जब हमने इसे इंटीग्रेट को सिंपलीफाई किया है
तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई है। तो सेम प्रोसेस से हम अगर सेकंड इंटीग्रेशन को भी इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज़ पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2 dx की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो k बाय 4 इक्वल्स टू 1 आया है, तो k इक्वल्स टू आपका हो गया 4। तो यहां से आपको k की वैल्यू मिल गई है k इक्वल्स टू 4। तो ये है आपकी k की वैल्यू। ठीक है, मैंने सेकंड इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी 1/2, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन सेम प्रोसेस से होंगे। यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेट करने के लिए x स्क्वायर को t से रिप्लेस करके सिंपलीफाई कर सकते हैं और दोनों का पूरा प्रोसीजर सेम ही रहेगा। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर 1/2 है तो रिमेनिंग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी आपकी क्या होगी 1/2। इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया k इक्वल्स टू 1/2 इनटू 1/2 इक्वल्स टू 1 और यहां से आपकी k की वैल्यू आ गई 4। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। नाउ सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि x और y आपकी क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या प्रूव करना है x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है x एंड y आर इंडिपेंडेंट। x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ अगर x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस केस में कंडीशन होती है द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू जॉइंट डेंसिटी ऑफ fxy। तो दोनों मार्जिनल डेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर जॉइंट डेंसिटी के इक्वल आता है तो आपके दो वेरिएबल्स है वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें मार्जिनल डेंसिटी यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करनी है मार्जिनल डेंसिटी। जॉइंट डेंसिटी तो आपको गिवन है और k की वैल्यू क्या आ चुकी है 4, जो अभी जस्ट प्रीवियस न्यूमेरिकल मेथड है प्रीवियस पार्ट में सिंपलीफाई किए तो k इक्वल्स टू तो आपका हो गया 4। अब क्या फाइंड आउट करनी है मार्जिनल डेंसिटीज। नाउ मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x इज गिवन बाय fx इक्वल्स टू सम किसका होगा y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। y की लोअर लिमिट क्या है 0 टू इनफाइनाइट अपर लिमिट fxy dy। नाउ fxy क्या है जॉइंट डेंसिटी वैल्यूज पुट करो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट 4xy e रेज़ टू पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy। नाउ यहां से कांस्टेंट क्या 4x e रेज़ टू माइनस x स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट y e रेज़ टू माइनस y स्क्वायर dy। नाउ इसे इंटीग्रेट करने के लिए y स्क्वायर को क्या मानेंगे t by dy इक्वल्स टू dt by 2। नाउ लिमिट पुट कर दो 4x e रेज़ टू माइनस x स्क्वायर लिमिट सेम रहेगी। जब y 0 है तो t भी 0 रहेगा। y इनफाइनाइट है तो t की वैल्यू भी आपकी इनफाइनाइट ही रहेगी e रेज़ टू माइनस t एंड dt by 2। 4x e रेज़ टू माइनस x स्क्वायर e रेज़ टू माइनस t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू माइनस t 1/2 बाहर ले लिया अपॉन -1 लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। ये के 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया 2x e रेज़ टू माइनस x स्क्वायर। जब लिमिट पुट करेंगे e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट 0 तो ये तो हो गया -0 माइनस माइनस प्लस e रेज़ टू 0 1। तो यहां से आपका आ रहा है 2x e रेज़ टू माइनस x स्क्वायर मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x की वैल्यू और लिमिट क्या रहेगी इसकी x ग्रेटर देन 0। ठीक है, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x क्या है आपका 2x e रेज़ टू माइनस x स्क्वायर और x ग्रेटर देन 0। नाउ सेम प्रोसेस से हम मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y को भी कैलकुलेट करेंगे। तो मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2x e रेज़ टू द पावर माइनस x स्क्वायर। नाउ अब मल्टीप्लाई करना है हमें मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y से। तो मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y कैलकुलेट करो
नाउ सेम प्रोसीजर से अपन मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y निकालेंगे। नाउ मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y के लिए फॉर्मूला हो जाएगा fy, अब अपन इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। x की लिमिट आपकी 0 है, 0 टू इनफाइनाइट fxy dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट x fxy की वैल्यू 4xy e रेज़ टू द पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 4y e रेज़ टू माइनस y स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट x e रेज़ टू माइनस x स्क्वायर dx। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू t एंड x dx इक्वल्स टू या 2x dx इक्वल्स टू dt। लिमिट पुट कर दो 4y e रेज़ टू माइनस y स्क्वायर, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है, 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू माइनस t dt बाय 2। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y e रेज़ टू माइनस y स्क्वायर e रेज़ टू माइनस t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू माइनस t अपॉन माइनस 1 लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। ना यहाँ लिमिट पुट करेंगे 2y e रेज़ टू माइनस y स्क्वायर अपर लिमिट e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट 0 तो माइनस 0 माइनस माइनस प्लस e रेज़ टू 0 लोअर लिमिट 1 तो प्लस 1। तो ये आपका आ जाएगा 2y e रेज़ टू माइनस y स्क्वायर मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y और किसके लिए वैलिड है 4y ग्रेटर देन 0। तो मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y आपका है 2y e रेज़ टू माइनस y स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 into 2 4xy e रेज़ टू पावर माइनस बेस से में पावर ऐड हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और जो आपका इक्वल है किसकी वैल्यू है जॉइंट डेंसिटी की, तो इक्वल्स टू fxy। हेंस the two random variable x and y are independent variable, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल चेक कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कंडीशन। और कंडीशन क्या है, मार्जिनल डेंसिटीज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका जॉइंट डेंसिटी के इक्वल आना चाहिए। ये तो हो गया आपका कंटिन्यूस का एग्जांपल फॉर रैंडम वेरिएबल। नाउ फॉर डिस्क्रीट। नाउ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय pxy इक्वल्स टू xy अपॉन 27 फॉर x इक्वल्स टू 1 2 एंड y इक्वल्स टू 2 3 एंड 4। ठीक है, तो x y की वैल्यू डिस्क्रीट फॉर्म में दे रखी है, तो ये अपनी है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ यहां पर भी आपको प्रूव करना है कि x y आर इंडिपेंडेंट। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कंडीशन क्या रहेगी, if x and y are independent, then the joint probability mass function pxy is equals to marginal probabilities of x multiplied by marginal probability of y for each value of x equals to 1 2 and y equals to 2 3 and 4। तो x और y के हर एक कॉम्बिनेशन के लिए आपको चेक करना है कि ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। एक भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं हुई कॉम्बिनेशन की तो आपके x y इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएंगे। भाई कंटिन्यूस के अंदर सीधा सा एक ही फंक्शन था, अपन ने fx और fy को मल्टीप्लाई किया
वो एफ एक्स वाई के इक्वल था तो आपके एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। बट यहाँ आपको एक्स और वाई के हर एक कॉम्बिनेशन के लिए चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो यहाँ पी एक्स वाई को तो हम पी आई जे से डिनोट कर लेते हैं और पी एक्स को पी आई डॉट इंटू पी वाई को अपन डिनोट कर लेते हैं पी डॉट जे से। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 2 एंड जे इक्वल्स टू 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले अपन मार्जिनल डेंसिटी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल लेते हैं। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x, तो कौन कौन से वैल्यू निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 या अपन उसे बोल सकते हैं p1 डॉट। कौन कौन से कॉम्बिनेशन आ जाएंगे इसके अंदर? p11 सॉरी x और y की कॉम्बिनेशन आएंगे। x इक्वल्स टू 1 के लिए p12 प्लस p13 प्लस p14 वैल्यूज पुट करो। p11 12 आपका हो जाएगा 2/27, 13 आपका हो जाएगा 3/27 और 14 आपका हो जाएगा 4/27। 4 प्लस 3 प्लस 2 9/27। किसकी वैल्यू आ रही है? 9/27 आपके p1 डॉट की वैल्यू आ रही है। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 निकाल लेते हैं, p2 डॉट। तो यहाँ आपके कॉम्बिनेशन बनेगी p22 प्लस p23 प्लस p24। हाँ, x और y की वैल्यू पुट करो। x इक्वल टू y इक्वल टू आपको हो जाएगा 4/27, x इक्वल टू y इक्वल टू 3 आपको हो जाएगा 6/27 और x इक्वल टू y इक्वल टू 4 आपको हो जाएगा 8/27। तो ये आपका आ रहा है 18/27। कितना आ रहा है? p2 डॉट 18/27। नाउ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x y निकाल लेते हैं आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। नाउ y इक्वल टू आपका को डिनोट करेंगे p डॉट 2 से। किसे डिनोट करेंगे अपन? p डॉट 2 से एंड p डॉट 2 इक्वल टू कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकता है? ये p12 प्लस p22। तो 2/27 प्लस 4/27 ये आपका हो गया 6/27। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 3 इसे डिनोट करेंगे अपन p डॉट 3 से p13 प्लस p23। तो ये आपका हो गया 3/27 प्लस 6/27 यानी 9/27। और लास्ट निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 4 p डॉट 4 से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? p डॉट 4 से p14 प्लस p24। तो ये आपका हो गया 4/27 प्लस 8/27। टोटल हो गया 8 प्लस 4 12/27। तो ये आपकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x और y निकल गई। अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन वी हैव टू चेक कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो ये 1 बाय 1 हम कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन नंबर 1 x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। यानी कि आप चेक करना अपन को p1 डॉट मल्टीप्लाई बाय p2 डॉट, दोनों को मल्टीप्लाई करो। p1 डॉट की वैल्यू आपकी 9/27 इनटू p डॉट 2 की वैल्यू 6/27। नाउ इसको सिंपलीफाई करेंगे। 9 से ये 3 टाइम्स एंड 3 2 जा 26 2/27 और 2/27 आपकी वैल्यू आ गई p12 के इक्वल। सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कॉम्बिनेशन लेते हैं अपन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। p1 डॉट मल्टीप्लाई बाय p डॉट 3। p1 डॉट की वैल्यू 9/27, p डॉट 3 की वैल्यू 9/27। 9 से 27 गया 3 टाइम्स एंड 3 से 9 गया 3 टाइम्स 3/27 and this is the value of p13। अगेन सेटिस्फाई। इस तरह से हर एक कॉम्बिनेशन का आपको चेक करना है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4
P1 डॉट इंटू P डॉट 4, P1 डॉट की वैल्यू है आपकी 9/27 और P डॉट 4 की वैल्यू है आपकी 12/27। इसको सिंप्लीफाई किया 9 से 27 3 टाइम्स एंड 4/27 और ये वैल्यू आपकी P14 की। तो ये 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन आ गए। नेक्स्ट 2 के साथ P2 डॉट मल्टीप्लाई बाय P डॉट 2, P2 डॉट की वैल्यू आपकी 18/27 और P डॉट 2 की वैल्यू आपकी आ गई 6/27। नाउ इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 18 से ये गया 9 से 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स और 3 से 6 गया 2 टाइम्स, तो ये आपका आ रहा 4/27 और 4/27 आपकी वैल्यू है P22 की। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आएगा x 2 एंड y 3 के लिए। x P2 डॉट की वैल्यू है 18/27 और P डॉट 3 की वैल्यू है 9/27, 3 टाइम्स और 3 से 18 गया 6 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 6/27 P23 के इक्वल। और लास्ट कॉम्बिनेशन आपका आता है P2 डॉट मल्टीप्लाई बाय P डॉट 4, यानी x 2 y 4, P2 डॉट की वैल्यू आ गई 18/27 और P डॉट 4 की वैल्यू आपकी आ गई 12/27। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 9 से ये गया 2 टाइम्स, 3 से जो गया 4 टाइम्स, 8/27, तो 8/27 आपकी वैल्यू है P24 की। तो x और y के हर एक कॉम्बिनेशन के लिए वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। Hence we can say that x and y are independent random variable। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे सभी के लिए अपन को चेक करना पड़ेगा कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के इक्वल है या नहीं। तो ये थे आज के न्यूमेरिकल रैंडम वेरिएबल्स के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होने पे बेस्ड। तो यहाँ अपना जो टॉपिक है 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल वो कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशंस, मीन, वेरिएंस। ओके, थैंक यू।